सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सबका गुरुवर क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9 पार्ट 2। क्लास 9 पार्ट 1 कहाँ है वो बेटा आप लोगों को मिलेगा आई बटन पर। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसे देख लेना। हम क्या चर्चा कर रहे हैं, जो नए या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, साइंस एंड एनसीईआरटी साइंस की इसकी चर्चा कर रहे हैं। किसके लिए यूजफुल होने वाली है? यूपी टेट पेपर 2 की साइंस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर एडिट की कर रहे हैं, सी टेट पेपर 2 साइंस ग्रुप की कर रहे हैं, एडिटर प्लस टीजीटी नेचुरल साइंस की कर रहे हैं, या जनरल साइंस फॉर एनी वैकेंसी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी पैट वैट की नहीं भी तब भी यूजफुल होने वाली है। कितना कर लिया था? 8 कर लिए थे। नवा चल लिया था जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे। ठीक है, जनन पे हमने रोक दिया था आगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। सो नेक्स्ट व्हाट आर वी गोना डू, वी गोना कंटिन्यू। ठीक है, और कहाँ तक हमने पढ़ा लिया था? नेक्स्ट नेक्स्ट ये हो गया था। ठीक है, चलो पादपों में पोषण भी हो गया था भाई। क्विक क्विक करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, प्राणियों में पोषण भी हो गया था। केवल जनन रहा था यार। अब से मैं ना पिन कर दे करूँगा, ये रहा। ठीक है, तो ये पढ़ना था पौधों में जनन, SCRT 7 चैप्टर नंबर 11। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये बताओ, जनन किसे कहते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जनन का मतलब होता है अपने ही समान संतति की रचना। माता पिता से, ये कहाँ गया मेरा मार्कर भाई, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, माता पिता या जनक से संतति का जन्म जनन कहलाता है। इसके क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देता है। अपने समान जीव की रचना करना ही जनन है। पौधे के विभिन्न अंगों एवं कार्यों के बारे में आपने पढ़ा। अधिकांश पौधों का शरीर जो है जड़, तना और पत्ती से बना होता है। ये पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक मतलब शरीर संबंधी, काया संबंधी। कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? जो बाहर दिखते हैं। एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलने लगते हैं। ये पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं फूलों से फल और बीज बनते हैं जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधे का निर्माण होता है। जनन की विधियां। पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित दो प्रकार से बांटा जा सकता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक मतलब जिसमें लैंगिक जो अंग है उनका प्रयोग नहीं होगा, ये जनन अंगों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गन्ना, आलू और अदरक आदि को होते हुए देखा है। इनके क्या करते हैं, तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, कैसे किस प्रकार से होता है? मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन द्वारा। इतने द्वारा होता है अलैंगिक जनन। देखो जैसे इसमें मुकुलन दिखा रखा है, हर एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मुकुलन किसे कहते हैं? जैसे रोटी को फुलाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। यीस्ट क्या है? एक कोशिकी जीव है, तो यीस्ट में होता है मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है? यीस्ट में होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे यीस्ट कोशिका है, इसका एक पार्ट में छोटा सा मुकुल मुकुल बन जाएगा और ये इसमें फिर केंद्रक बन जाएगा, नवीन मुकुल है। और उसके बाद ऐसी मुकुलों की श्रृंखला बनती रहेगी और फिर ये अलग हो जाएंगे। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटों में वृद्धि करके मुकुलन करने लगते हैं। ब्रेड के जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट कोशिका में एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बनाता है। मुकुल की यह क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनन कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में होता है। खंडन किसे कहते हैं? आपने तालाब या जलाशय में हरे रंग के तंतुओं को गुच्छे तैरते देखे होंगे। ये शैवाल होते हैं, हरे रंग के जो गुच्छे तैरते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में बिखर टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शैवाल दिखा रखा है, स्पाइरोगाइरा। ये देखो एक तंतु था, ठीक है, इसे टूट के दो भाग में बन गया। तो इस तरीके से भी बनता है। प्रत्येक खंडे टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है। स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। तो स्पाइरोगाइरा जो शैवाल है वो किस विधि से प्रजनन करता है? ऑप्शन आ सकते हैं खंडन, मुकुलन, तो आपको लगाना है खंडन से। ठीक है, बीजाणु निर्माण। अब देखो राइजोपस या फफूंद में बीजाणु द्वारा प्रजनन कैसे होता है। आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफेद रंग के फफूंद को देखा होगा। इसमें छोटी छोटी धागे जैसी संरचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, फफूंद में सफेद सफेद धागा सा होता है। इन तंतुओं के ऊपरी सिले फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं, पानी में या भोजन की कमी हो तब भी। ये जब जीवाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक या फफूंद को जन्म देते हैं। शैवाल, मोश और फर्ण आदि भी इसी जीवाणु द्वारा, इसी विधि द्वारा प्रजनन या जनन करते हैं। कौन कौन? शैवाल। शैवाल दो तरीके से करते हैं, खंडन द्वारा भी करते हैं। मोश, घास जो है वो भी इसी विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, और फर्ण भी। ठीक है, अब चौथा आता है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन, कृत्रिम विधि द्वारा वर्धी प्रजनन। इसमें क्या होता है देखो,
जब पौधे के बढ़ती भाग मतलब जो बढ़ते रहते हैं, जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे बढ़ती प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहेलिया, सतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। शकरकंद, ये शकरकंजी कहते हैं, डहेलिया, ठीक है, या सतावर। अजूबा की तो पत्ती से ही वर्धनी प्रजनन होता है, वर्धी प्रजनन होता है। इसी प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में वर्धनी प्रजनन तने द्वारा होता है। आलू, अदरक, क्योंकि देखो आलू और अदरक जो है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ द तना हिंदी इंग्लिश इंग्लिश। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा प्रतिप्रजनन होता है। अजूबा और बिगोनिया में पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। किस किस में? अजूबा में और बिगोनिया में। इनके पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। बढ़ती प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुणों को बनाए रखते हैं। अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों के गुणों को बनाए रखने के लिए बढ़ती प्रजनन कराए जाते हैं। कृत्रिम विधियों से भी पौधों में बढ़ती प्रजनन कराए जाते हैं। आरोपण, दाब कलम लगाना और कलम लगाना कृत्रिम विधियां हैं। ठीक है, बढ़ती प्रजनन की कृत्रिम विधियां कौन सी हैं? आरोपण, दाब लगाना और कलम लगाना। ठीक है, अधिक पैदावार और उपयोगी पौधों के गुण बनाए रखने के लिए भी इससे बढ़ती प्रजनन कराए जाते हैं। मतलब किस तरीके से कह रहे हैं ये? इनका कहने का मतलब है कि जैसे आम होता है, ठीक है, या आम में भी करते हैं वैसे तो कलम लगाते हैं, मतलब दूसरे पौधे का काट के उस पर लगा देते हैं और वो इस प्रकार से चलता है आगे। तो ये काम भी इससे होता है, किससे? बढ़ती प्रजनन से या कलम लगाने वगैरह से। ठीक है, आलू, आलू में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पर्व संधि, जिसे आँख भी कहते हैं। एक आलू होती है, आलू सलवी में पर्व संधि आँख हो, वो क्षतिग्रस्त ना हो। अब इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें और नियमित पानी डालते रहें तो पूरा पौधा बन जाता है। इसी तरह हल्दी, अदरक, गन्ना आदि पौधे उगाए जाते हैं। हल्दी जो है, अदरक जो है और गन्ना जो है, ये भी इस तरीके से उगाए जाते हैं। आप नज़दीक के किसी किसान से गन्ने की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और तुम्हारे यहाँ खेती नहीं होती गन्ने की तो हमसे पूछें, कमेंट में लिख देना सर गन्ने की खेती सिखाओ। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में लिंग का प्रयोग होता है। लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा जनकों की भागीदारी होती है। पुष्प के 4 प्रमुख भाग बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि। गुड़हल हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, सेम हुआ, इनके जो फूल होते हैं इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के होते हैं, मैंने पहले भी समझा रखा है। वर्तिकाग्र, दल, वर्तिका, पुंकेसर, अंडाशय, वायदल, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था पिछली में भी, तो ये आपको पता ही है। पौधों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, जिन जिन पौधों में पाए जाते हैं, जैसे किसमें? पपीता में, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू और खीरा, इनमें ये एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू और खीरा। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। द्विलिंगी कौन कौन से हैं? गुड़हल, सरसों, मटर, सेम। ठीक है, पुष्प के विभिन्न भाग ये भी दिखा रखा है हमने। सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, ये बता रखा है। बाह्य दल ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं, ये प्राय रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे गुड़हल में लाल होती है, कनेर का पीला होता है, गुलाब में गुलाबी होती है, चमेली में सफेद होता है। रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करते हैं। रंगीन क्यों होते हैं? ताकि कीट पतंग इनकी ओर आकर्षित हो, जैसे आप लोग आकर्षित होते हैं, हालांकि आप लोग कीट पतंग ही नहीं है। तो इससे इनके परागण लग जाते हैं पैरों पे कीटों के और ट्रांसफर हो जाता है। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दल की संख्या अलग अलग होती है। जैसे गुड़हल में 5 और सरसों में 4 दल पाए जाते हैं। पुंकेसर, पुष्प के भीतरी भाग तंतु जैसी कई रचनाएं दिखते हैं, इन संरचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। हवा, कीट पतंगों, पानी और अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से फिर फल का निर्माण होता है। स्त्री कैसे भी बता रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। परागण भी बता रखा है। अब परागण को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपने तितलियों और मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराते हुए देखा होगा। दरअसल ये मकरकंद या शहद चूसने के लिए फूलों पर बैठती हैं, तो फूलों के परागकण इनके पैरों और पंखों से चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीट पतंगे पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं। पुष्प परागकणों को परागकोश से निकालकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होती है। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के
अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। ठीक है, ये दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पर परागण गिरा और ये अंडाशय में आ गया और इस तरीके से जनन हुआ। निषेचन किसे कहते हैं? परागकण वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नभ एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं जिसमें नरयुग्मक होते हैं। पराग नालिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय के बीजाणु में प्रवेश करती है। इस प्रकार नरयुग्मक बीजांडों में अवस्थित मादा युग्मक से संयोग करते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मक द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है जिससे भ्रूण का विकास होता है। नर और मादा युग्मक के संयुग्मन क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? जो नर युग्मक और मादा युग्मक है उनके जो युग्मन या संयोग की क्रिया है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजाणु विकसित होकर बीज बनाते हैं और अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। बीजांड तो विकसित होकर बीज बनाएंगे और अंडाशय फल बनाएगा, जो ऊपर का पार्ट है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, अमरूद, नींबू और टमाटर। कुछ शुष्क होते हैं जैसे काजू, बादाम, अखरोट। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों और फलों में संचित करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? फेंक देना दूर दूर, जैसे तुमने आम खाया और गुठली कहीं और फेंक दी। ठीक है, इस प्रकार से जैव विविधता बनी रहती है। बीजों का प्रकीर्णन। प्रकृति में बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन जलवायु और जंतु द्वारा होता है। ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं। कई जो बीज होते हैं वो कांटेनुमा होते हैं, जो चिपक जाते हैं तो उनसे रोम युक्त होते हैं, उड़ जाते हैं और चिपकने योग्य होते हैं। इस प्रकार के बन जाते हैं जो इन्हें प्रकीर्णन द्वारा फैलते हैं। अगर किसी पौधे के सभी बीज एक स्थान पर उग जाएं तो क्या होगा? दरअसल एक ही जगह उगे नए पौधों के बीच में स्थानों और भोजन के लिए संघर्ष होगा। संभवतः उनमें से कोई पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा। पेड़ पौधे इन्हीं संघर्षों को कम करने के लिए बीजों और फलों का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, चिलबिल तथा द्विफल या मेपिल जैसे पौधों के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज तथा मदार या आग के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। किस किस के बीज उड़ के जाते हैं? चिलबिल के, द्विफल के, ठीक है, और घास के अथवा मदार या आग के। ठीक है, ठीक है। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल उड़कर हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचते हैं। चिड़िया जहाँ बैठती हैं वहीं छोड़ देती हैं, या जहाँ सूसू करती हैं, सूसू नहीं कुछ और कहते हैं, छींची करती हैं वहाँ पे वो फिर उग जाते हैं, चाहे वो दीवार के बीच में हो। ठीक है, इस तरीके से पक्षी फलों को खाते हैं, बीज पचते नहीं है और मल के साथ भाग जाते हैं या बीज उगकर नए पौधे विकसित हो जाते हैं। आपने पीपल के पेड़ को दीवारों पर उगते हुए देखा होगा। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतु में होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। नारियल में कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं जैसे कंटकी के बीज, जिसमें हुक जैसी संरचना पाई जाती है जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे कैसे कौन कौन से बीज होते हैं? कंटकी के बीज है ना, और यूरेना और जैंथियम, यूरेना और जैंथियम आदि। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जैसे मटर और अरंड आदि। इससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और अपने जनक पादपों से दूर जाकर गिरते हैं। मटर हुआ, अरंड हुआ, और क्या होता है, सोया भी शायद ऐसे ही होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकण के अंदर, मादा युग्मक बीजाणु में पाए जाते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण वायु, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल क्या है? एक परिपक्व अंडाशय है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको याद रखनी है। फल क्या है? फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधों की अधिक संख्या को वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। नर और मादा युग्मनज के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। फल में अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह अजूबा करता है पत्ती द्वारा। पौधों के जनन अंग हैं, जड़ नहीं है, पत्ती नहीं, तना नहीं है, फूल है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागण। ठीक है, ये टेस्ट था छोटा सा, हाथों हाथ हो जा रहा है। And one more important thing, this is unit 9, so we will be doing a test after unit 10. ठीक है, 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे टेस्ट। लाभदायक जंतु क्या हुआ?
धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना सीखा मनुष्य ने। फिर नए बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे ये पता चला, तो उसके मन में आया बीज बोने का विचार। उसने गेहूं, धान, मक्का, सनई, पटसन और जूट आदि के पौधे उगाए। तो स्टार्टिंग में किसी चीज की खेती करी थी? गेहूं की, धान की, मक्का की, सनई, पटसन, जूट की। कृषि और उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं का पालना एग्रीकल्चर कहलाता है, या कृषि कर्म या खेती किसे कहते हैं? कृषि तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं का पालना। ठीक है, पशुओं का पालना भी कृषि कर्म या एग्रीकल्चर में आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, हानिकारक पौधों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से पौधे क्या क्या दिक्कत करते हैं। ठीक है, हानिकारक पौधे कौन कौन से होते हैं? कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, जैसे गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। केवांच के रोए, कच्चे काजू के आवरण तथा पपीते के दूध में भी एक तत्व होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न कर देता है। ठीक है, पपीते का दूध, कई बार लोगों को पपीते के दूध से एलर्जी होती है, पपीता खाते हैं तो मुंह फल या सा फल सा आता है, तो वो सब जो होता है खुजली उत्पन्न करने के कारण होता है। ये हानिकारक पौधे होते हैं। एक्चुअल में हानिकारक होते हैं अगर बाहरी त्वचा पर लग जाए तो। पेट में तो एसिड होता है, सब कुछ चलेगा। पूर्व काल में शिकारी कुछ पौधे जैसे सिर पैंचा, कुरारे के रस में अपने बाड़ों को बुझा लेते थे। सिर पैंचा, कुरारे का, इससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी क्योंकि जहरीले पौधे होते थे। पीले कनेर की पत्ती तथा मदार का दूध भी जहरीला होता है। पीला जो कनेर होता है ना, उसकी पत्ती भी जहरीली होती है और मदार का दूध भी जहरीला होता है। भांग, पोस्तो और कोको आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिन्हें मादक पदार्थ कहा जाता है। मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन और कोकीन नामक पदार्थ होते हैं। कुछ लोग इन्हें नशे के लिए सेवन कर सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना और स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, कोकीन नहीं खाने चाहिए। ठीक है, कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद, खाज एवं गंजापन कवकों द्वारा भी होता है। हानिकारक जंतु की बात करते हैं। सांप और बिच्छू विषैले जंतु होते हैं, फिर भी इन जंतुओं के विष को थोड़ी मात्रा में लेकर औषधि तैयार की जाती है सांप से भी। ठीक है, चींटी, खटमल और मच्छर काटने पर खुजली व जलन होने लगती है। मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतु हैं। रोगवाहक जंतु कौन कौन से हैं? मक्खी, मच्छर। ठीक है, जूं, खटमल और पिस्सू भी रोगवाहक जंतु हैं। हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया फील पाँव मच्छरों की अलग प्रजाति के कारण काटने से होता है। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इनका तो पता ही था। फील पाँव या फाइलेरिया भी मच्छरों के काटने से होता है। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। अभी एक न्यूज़ आई थी अखबार में, हुआ क्या था, एक छोटा सा बच्चा था, उसे कुत्ते ने काट लिया, उसने घर पर नहीं बताई। ठीक है, डरता होगा जो भी था, उसके बाद फिर उसे रेबीज हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो भैया अगर कुछ ऐसी कोई घटना होती है, घर वालों जो है, आप अपने बच्चों को जागरूक करें कि घर आके ज़रूर बताएं जो भी बात हो बाहर। ठीक है, कुछ कीड़े और उनके डिंबक लार्वा यानी पौधों पर ही पलते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज आदि सभी पर आक्रमण करते हैं, जिससे फसलें प्रभावित होती हैं और उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, पता है ये जंतु लगभग 1/3 फसलें चट कर जाते हैं। कौन कौन से? कुछ कीड़े जैसे तिलचट्टा, टिड्डी। जैसे टिड्डी पौधों की पत्तियां और कोमल तलों को खाती है। टिड्डियों को उड़ते समय हेलीकॉप्टर द्वारा रसायन से छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है टिड्डी को। ठीक है, टिड्डी ने भी आक्रमण कर दिया था, अभी बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई थी कोरोना टाइम में ही। तोता फसलें एवं फलों को हानि पहुंचाने वाला पक्षी है। ये हुआ था पंजाब के साइड। ठीक है, और पाकिस्तान में बुरा हाल हो गया था। तोता फसल एवं फलों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, तोता आम, लीची, अमरूद आदि फलों को खाकर हानि पहुंचाते हैं। ये सभी फसलें जिसमें बालें आती हैं, जैसे गेहूं, जौ, मक्का आदि निकलती हैं, उन्हें भी तोता नष्ट कर देता है। नीलगाय एक वन्य प्राणी है जिसे पाड़ा व घोड़ोज या बंदरोज के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार घोड़ों के समान होता है। ये हल्के नीले रंग की होती है। ठीक है, घोड़े के समान आकार, हल्के नीले रंग की होती है। नीलगाय प्राय झुंड में रहती हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां इनका पर्याय भोजन है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहरी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। वो ज़्यादा खाती हैं ये। उपयुक्त जानवर जंतुओं के अतिरिक्त गिलहरी, हाथी आदि भी फसलें एवं पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं। अब ये तो हो गए हानिकारक पौधे एवं जंतु। बात करते हैं लाभदायक पौधे। ये लास्ट यूनिट का मतलब जो नवी यूनिट है उसका लास्ट पार्ट है ना, लाभदायक पौधे, तो वो पढ़वा रहा हूँ मैं। भोजन प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? अनाज हमारा प्रमुख भोजन है। चावल, जो गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि से मंड या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जड़ से मूली, गाजर, तने से आलू, प्याज, पत्ती से चौलाई, चौलाई पत्ती से मिलती है, नाइस। पालक, पुष्प से गोभी, गोभी एक फूल है। फल से सेम, बैंगन, मिर्च, भिंडी, बीज से राजमा, मटर आदि प्राप्त की जाती है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का स्रोत होती हैं। ठीक है, ये तो पता ही है आप लोग को।
फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। केले से अत्यधिक ऊर्जा व खनिज प्राप्त होते हैं। अमरूद, संतरा और अन्य सभी साइट्रस यानी खट्टे फल, नींबू जाति के फल से विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। दालें जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा आदि से प्रोटीन मिलती है। अतः दालें मानव के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, खासकर उनके लिए जो वेज हैं, मतलब वेजिटेरियन है। और आगे बढ़ते हैं। मसाला भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये भोजन को संचित रखने में भी सहायक होते हैं। मसाले पौधे के विभिन्न भागों से, जैसे फल से लाल मिर्च मिलती है, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, जड़ों से हींग मिलती है। अरे भाई, ये तो क्वेश्चन आया था। तनों से हल्दी और अदरक आदि प्राप्त किए जाते हैं। 1 मिनट बस, कहाँ थे हम? हाँ, तो फल से क्या मिलती है? लाल मिर्च, काली मिर्च, ये फल है। जीरा भी फल है, अजवाइन भी फल है। जड़ से हींग प्राप्त होती है, जड़ों से। ठीक है। तनों से हल्दी। अच्छा, वो बताओ, वो कब कहाँ से प्राप्त होता है? चौलाई पत्ती से प्राप्त होती है। ठीक है। तनों से हल्दी और अदरक प्राप्त किए जाते हैं। केवड़ा व गुलाब के पुष्प से तेल प्राप्त किया जाता है, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से। उसका उपयोग भोजन को सुगंधित बनाने में किया जाता है। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता ही है। रेशे प्रदान करने वाले पौधे। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता वस्त्र है। कपास, जूट, नारियल के पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं, जिससे वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। कपास से, जूट से और नारियल से। ठीक है। कपास के फल से रुई कपास के फल से, नारियल से नारियल के रेशे, और जटा तथा जूट के पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। और हमने इस सीरीज के स्टार्ट में आपको ये पढ़ाया था, पौधे जिनसे वस्त्र प्राप्त होते हैं। रुई से सूत बनाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट से बोरे और जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे और सोफे बनाने में होता है। औषधि प्रदान करने वाले पौधे। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का उपयोग दैनिक जीवन में औषधि के रूप में किया जाता है। पेड़ पौधों के प्राय सभी भागों का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधीय गुणों के कारण से प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है। प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है नीम को। ठीक है, तुलसी को नहीं कहा जाता। अब देखो किसका क्या उपयोग है। तुलसी का उपयोग है पत्ती का भाग, गले की खराश, त्वचा रोग में उपयोग होता है। ठीक है। नीम पत्ती प्रतिरोगी, एंटीसेप्टिक, त्वचा रोग के लिए। सर्पगंधा जड़, अनिद्रा, रक्तचाप कम करने के लिए। ईसबगोल बीज की भूसी, कब्ज ठीक करने के लिए। चाल मोगरा बीज कुष्ठ रोग और खुजली में उपयोगी है। सिनकोना छाल मलेरिया की दवा बनती है। जामुन बीज मधुमेह में लाभदायक होता है। यूकेलिप्टिस तेल जुकाम की औषधि बनती है यूकेलिप्टिस के तेल से। हर, बहेड़ा और आंवला ये फल हैं, ये उदर रोगों में उपयोगी है, मतलब पेट के रोगों में। मुलेठी ये जड़ है, इससे गले की खराश, खांसी, ज्वर में उपयोगी है। इमारती लकड़ी और ईंधन प्राप्त प्रदान करने वाले पौधे। जिस सभी वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग सूखने पर ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में तो हर एक लकड़ी का ही कर सकते हैं आप। कुछ विशेष वृक्ष जैसे साखू, शीशम या सागौन की लकड़ी का प्रयोग अलमारी, कुर्सियां, मेज, पलंग और दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी दियासलाई तथा कागज बनाने में काम आती है, पॉपुलर की। ठीक है। अनेक पौधों के पुष्प एवं पत्तियां सुंदर रंग बिरंगी होती है, जिनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है, जैसे चमेली, माधवीलता, चंपा, बोगेनविलिया, मनी प्लांट आदि। लताएं सजावटी हैं। कौन कौन सी हैं? चमेली, माधवीलता, चंपा, बोगेनविलिया, मनी प्लांट। ठीक है। फ्लॉक्स, साल्विया, ग्रैम्फीनिया, एस्टर, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, गुलदावरी, चांदनी, कैक्टस, सूरजमुखी, पिटूनिया आदि सजावटी पुष्प हैं। ठीक है, ये पौधे हैं, सजावटी पुष्प हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आप याद रख लेना, बहुत सारे काम हो गए। फर्न, मोनपंखी, ताड़, अशोक आदि के पत्ते एवं टहनी का उपयोग भी सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। ठीक है। पौधों की उपयोगिता कैसे है? चीनी बनाई जाती है, इससे ही कॉफ़ी बनाई जाती है, इमारती लकड़ी बनाई जाती है, रबड़ बनाई जाती है, रुई बनाई जाती है, तम्बाकू, पान, सुपारी बनाए जाते हैं, वनस्पति घी बनाया जाता है, दवाएं बनाई जाती हैं, फल सब्जी बनाया जाता है, दालें, अनाज सब पौधों से मिलते हैं। अब बात करते हैं लाभदायक जंतु की। ठीक है। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतु को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ देते हैं, जैसे मत्ती, मुर्गी और बत्तख के अंडे भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। मुर्गी और चीज़ों की देखरेख करना, उसके प्रजनन की क्रिया को मुर्गी पालन या पोल्ट्री कहा जाता है। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है। अरे वाह!
मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिन तक सोने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। तो एक मुर्गी एक साल में कितने अंडे देती है? 260। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिसे मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहते हैं। 1 किलो शहद के लिए एक मक्खी को परागित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मतलब अगर तुमने 1 किलो शहद खरीदा है, मतलब किसी मधुमक्खी ने उसके 10 लाख चक्कर लगाए हैं। ठीक है, तो एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलो शहद निकलता है। लगभग 20 किलो शहद निकलेगा अगर पूर्ण विकसित छत्ता है तो। मछलियाँ तालाब, नदी, झील और समुद्र में पाई जाती हैं। इनकी भोजन के रूप में बहुत खपत होती है। इनसे उत्तम जंतु प्रोटीन मिलती है। कुछ मछलियाँ जैसे कॉड और शार्क से के यकृत से तेल निकाला जाता है, जिनका प्रयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। कौन कौन सी? शार्क और क्रोड। क्रोड के तो लीवर से मिलता ही है, यकृत से तेल बनाते हैं। मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती, बल्कि उन्हें सुखाकर, अचार बनाकर विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाता है। कौन कौन सी मछलियाँ हैं? रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सोर आदि तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियाँ हैं। रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सोर। ठीक है, उत्पाद देने वाले जंतु, ऐसे जंतु जो उत्पाद भी देते हैं। रेशम का उत्पाद कौन देता है? रेशम का कीड़ा। रेशम की कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लचदार पदार्थ निकलता है, जिससे रेशम कीटों का लार्वा अपने चारों ओर लपेट कर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोका या कोकून कहलाती है। ठीक है, कोकून किसे कहते हैं? जो लार्वा के चारों ओर संरचना होती है, और वो लार्वा जो होता है वो प्यूपा में बदल चुका होता है। हवा के संपर्क में आने से ये लचदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। एक विशेष रेशम के कीटों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम कीटों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। ये रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट के एक कोकून से लगभग 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। 1 किलोमीटर लंबा धागा निकलता है एक रेशम कीट से, एक कोकून से। ठीक है, लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख कहाँ से प्राप्त होता है? लाख कीट से, जो सील बनाने के काम में आता है। लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, सील बनाने की लाख, सील मोहर लगाने की लाख, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो रेशम कीट का जीवन वृत्तांत है। अंडे होते हैं, ठीक है, उससे लार्वा बनता है, इडली बनती है, इसके अंदर पीपा बनता है, कोया या कोकून बना, उसके बाद वयस्क रेशम कीट बन गया। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ये लाख से युक्त एक टहनी है, और ये क्या है? ये लाख है, लाख कीट। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेता है, जिसे खरोचकर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार की जाती है। लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त होता है, जिसे महिलाएं महावर लगाने के काम लाती हैं। अरे भाई डेंजरस। तो ये महावर जो होता है ना, ये भी लाख कीट से प्राप्त होता है। जो लाख होती है ना, उसके शरीर को सुखाकर लाल रंग का प्राप्त होता है। चलो, शंख वास्तव में जंतुओं के बाह्य कवच हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। शंख का उपयोग सजावट, पूजा और दवाएं यानी भस्म बनाने में किया जाता है। कैल्शियम की कमी में होता होगा जहाँ तक है। कस्तूरी मृग वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। वन्य जीव को पालना, शिकार करना एवं उसका किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। वन्य जंतु को नहीं पाल सकते, पालतुओं को पाल सकते हैं। कुत्ता एक पालतू जंतु है, परंतु इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज गाड़ियों को खींचने में भी किया जाता है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था ये सबको बताइए। साइट्रस में होता है, साइट्रस या नींबू जाति के लोग फलों में होता है विटामिन सी। मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पौधे से रेशा प्राप्त करने वाला पौधा नहीं है नीम। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दालों में। ठीक है, चलो, विटामिन और खनिज प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं पादपों में जनन की। एनसीईआरटी 7 क्लास। ठीक है, जनन किसे कहते हैं? अपने समान संतति का निर्माण जनन कहलाता है। ये हमने पढ़ा चुके हैं काफ़ी तरीके से। कायिक अंग किसे कहते हैं? बता दिया। जो अधिकांश पौधों के मूल, तना और पत्तियां होती हैं, पौधों के कायिक अंग होते हैं। वृद्धि की निश्चित गति के पश्चात अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। पुष्प पौधे के जननांग होते हैं। लैंगिक जनन, अनैंगिक जनन सब पढ़ा दिया। कायिक प्रजनन भी बढ़ा दिया। ठीक है, आँख भी पढ़ा दिया। कलिका या कलिकाएं दिखाई देती हैं, आँख भी पढ़ा दिया। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं निकलती हैं। चित्र 12.4। ठीक है, यदि इस पादप की पत्री आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका पर नए पादप का जन्म होता है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों का जन्म देती हैं, उदाहरण के लिए शकरकंदा और डायलिया। ठीक है, तो ये ब्रायोफिलम है। ठीक है, जिसे अजूबा भी कहते हैं।
कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विकलन भाग नए पादप के रूप में विकसित होता है। मुकुलन भी पढ़ लिया, खंडन भी पढ़ लिया, स्पाइरोगाइरा का बीजाणु निर्माण भी पढ़ लिया। ठीक है, कब को में होता है, और क्या लैंगिक जनन भी पढ़ लिया, स्त्री केसर पुंकेसर सब पढ़ लिया। ठीक है, निषेचन भी पढ़ लिया, बीज प्रकीर्णन भी पढ़ लिया। ठीक है, चलो इसमें तो कुछ पढ़ने वाला था नहीं, सब सेम सेम था। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है और बीज में विकासशील भ्रूण होता है, ये बता ही रखा है। ठीक है, बीज प्रकीर्णन क्या होता है ये बता दिया था। एक स्थान पर पादपों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों की स्पर्धा कम करने, नए आवासों के अधिग्रहण में, इसमें एक नया पॉइंट वो लिख रहा है, नए आवासों के अधिग्रहण में, नई जगह बसने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट, जंतुओं में जनन। अब दिस इज समथिंग वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट येट। जंतुओं में जनन की दो प्रमुख विधियां हैं। जंतु में भी देखो अलैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है। अब तुम कहो जंतुओं में अलैंगिक कैसे होता है, सबर करो, रुको थोड़ा। जंतुओं में बिना जननांग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। पहले अलैंगिक पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो मुकुलन हो गया, परिपक्व हाइड्रा करता है ऐसा मुकुलन। ठीक है, देखो अगर पौधों की बात होगी तो बात होगी यीस्ट की। ठीक है, और अगर जंतुओं की बात होगी तो बात होगी हाइड्रा की। ठीक है, परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक ओवार दिखाई देते हैं। मुकुल है, हाइड्रा से अलग हो जाते हैं और नए हाइड्रा का रूप लेते हैं। अपनी जाति की निरंतरता एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। अमीबा एक कोश के सूक्ष्म जीव है। इसमें केशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होकर दो में बढ़ जाता है। एक ही जनक अमीबा दो संतति उत्पन्न करता है। परिपक्व शरीर को दो भागों में बांटकर अमीबा अपना अस्तित्व खो देता है। प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। तो मुकुलन समझ गए, हाइड्रा में होता है, द्विखंडन समझ गए, दो में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक होता है बहुविभाजन। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब बहुत सारे अमीबा के अतिरिक्त कुछ अन्य जीव जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम आदि में जन्म बहुविभाजन द्वारा होता है। इसमें पता नहीं कितने बनेंगे, एक चला जा और उससे पता नहीं कितने बनेंगे। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन होता है और प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है और मुकुलन होता है हाइड्रा में। ठीक है, अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन के लिए नर और मादा जननांग का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेंढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। दूसरी ओर कुछ जंतु जैसे केंचुआ, जोक आदि में नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतु को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। तो इसमें याद जो रखने वाली बात है वो आपकी ये है कि केंचुआ, जोक ये द्विलिंगी हैं, केंचुआ और जोक। ठीक है, मछली, मेंढक, गाय, बकरी, मनुष्य ये एक लिंगी है। ठीक है, नर जनांग में नर युग्मक और मादा जनांग में मादा युग्मक होते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मानव के जननांग एवं निषेचन मानव का पढ़ देते हैं। ये नर जनांग का पिक है, ये वृषण है, निषेचन है, ये नलिका है, ये शुक्राणु आ रहे हैं इसमें। पुरुषों के उदर के नीचे अंडे के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है, उदर के नीचे, पेट के नीचे, जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें जुड़ी हुई एक छोटी शुक्र नलिका होती है जिसमें शुक्राणु गति करता हुआ श्वसन के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। एक सूक्ष्म और एक कोश की संरचना होती है। एक कोश की संरचना होती है स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर, इनमें शरीर के अंदर होता है सिस्टम। मादा जननांग स्थित होता है। इन अंगों का एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय भी एक कोशिका संरचना होती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाशय में अंडाणु में संलयित होता है। संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। निषेचन अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। मनुष्य में अन्य जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आंतरिक निषेचन मतलब जिसमें शरीर के अंदर निषेचन होगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता। इसके अतिरिक्त अधिकतर अकशेरुकी जंतु, ये तो कशेरुकी जंतु की बात हो गई। अधिकतर अकशेरुकी जंतु तथा मछली, मेंढक आदि में शुक्राणु और अंडाणु का जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणु से मिलता है। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होते हैं उसे बाह्य निषेचन करते हैं। मतलब होता क्या है, मेंढक क्या होता है, मेंढक अपना शुक्राणु जल में छोड़ देता है, मादा जो है वो अपने अंडाणु जल में छोड़ देती है, दोनों वहीं मिलते हैं, वहीं निषेचन होता है। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, मादा जननांग है, ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है, दो जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी दो। ठीक है, ये गर्भाशय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज की कोशिका विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाती हैं। इस अवस्था में क्या बनता है, शिशु का शरीर, पैर, नाक आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होकर शरीर के सभी अंगों का निर्माण करने लगता है तो वह अवस्था गर्भ कहलाती है। ठीक है, गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर शिशु को जन्म देता है। नवजात शिशु का जन्म
नर एवं मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप होता है, इस कारण शिशु में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म आया, यहाँ से फीमेल जेमेट आया, ये मादा युग्मज आया, फिर क्या बन गया, जाइगोट बन गया, युग्मज बन गया, फिर क्या बना, एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया, फिर प्रेगनेंसी हो गई, फिर न्यूनेंटल या नवजात शिशु हो गया। ठीक है, परिवर्धन यहाँ तक चलता है, निषेचन से लेकर नवजात शिशु बनने तक। जरायुज एवं अंडायुज, जरायुज मतलब बच्चे देते हैं, अंडायुज जो अंडे देते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, इनके कान पाए जाते हैं, इसमें लिख नहीं दिया पर सीटेट में हमने पढ़ा था, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। और अंडे देने वाले जंतु को अंडायुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेंढक आदि। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन और शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन मैंने तुम्हें मेंढक का एग्जाम्पल दिया था। और कौन कौन से बाह्य निषेचन करते हैं? मेंढक करता है, मछली करती है, मछली भी ऐसी करती है, और एकशुर भी जंतु भी ऐसी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, जंतु निरंतरता की आवश्यक है प्रजनन, बाह्य निषेचन होता है मेंढक में। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर, अंदर बाहर नहीं, अंदर। ठीक है, मादा जननांग है गर्भाशय, उसके अलावा सब पुरुष जननांग दे रखे हैं। अमीबा मुकुलन और प्रजनन का, सही बात। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, सही बात। अलैंगिक प्रजनन क्रिया में निषेचन होता है, अलैंगिक में निषेचन नहीं होता, गलत बात। शुक्राणु नर युग्म में, सही बात। अंडा से शुक्राणु निकलते हैं, गलत बात। अंडा से में शुक्राणु निकलते हैं, अंडा से अंडाणु निकलता है। एनसीईआरटी 1 की बात करते हैं, पौधों में जनन। तुम्हें पता ही है, आपने पाचन, परिसंचरण, स्वचंद्र क्रिया के बारे में पिछले क्रम में पढ़ा था। क्या आपको इसके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। कौन कौन से? उत्तरजीविता मतलब जीव रहे, पाचन, परिसंचरण और श्वसन। ठीक है, अब जनन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जनन जो है, जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लैंगिक जनन पढ़ रखा है, लैंगिक जनन पढ़ रखा है, ये सब अच्छे से पढ़ रखा है तुमने। मानव अंडाणु जनन फोटो दिखा रखा है, निषेचन की क्रिया भी दिखा रखी है। ठीक है, आंतरिक निषेचन भी पढ़ा रखा है हमने। अब ये पढ़ लेते हैं, परखनली विषय शिशु के बारे में आपने सुना होगा। कुछ स्त्रियों को क्या होता है, कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनियां अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए साथ रखते हैं, जिससे IVVF अथवा इनविट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। ठीक है, बाह्य निषेचन करते हैं वो। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्म शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। पर कहते शिशु परखनली है। ठीक है, तो मतलब होता क्या है कि कई बार विभिन्न कारणों से जो शुक्राणु है वो अंडाणु से नहीं मिल पाते, तो डॉक्टर दोनों चीज़ें निकालते हैं और एक परखनली में गाय का रख देते हैं, थोड़ी कुछ घंटे रखते हैं, तो वो युग्मनज बन जाता है। फिर उसे 1 सप्ताह तक विकास करा जाता है, उसके बाद माता के शरीर में गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ये मेंढक के अंडे दिखा रखे हैं। मेंढक का जन्म मैंने बता ही दिया क्या कैसा होता है। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, वर्षा ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु में करते हैं यार। कुछ जंतु होते हैं हर टाइम, कभी मतलब कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं विभिन्न टाइम पे करते हैं, जैसे बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक और टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गे के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते, ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है, उनकी सुरक्षा भी करती है। उसके बाद मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोश कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर और मादा युग्मज का संकलन मादा के शरीर से बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। कुछ मछलियाँ, यह मछली स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। ठीक है, चलो। यद्यपि यह जंतु सैकड़े अंडे देते हैं तथा लाखों संक्रमण निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं हो पाता यह, और वह नया जीव नहीं बन पाते। इस कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिका एवं शुक्राणु की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि इनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब ये भ्रूण का परिवर्तन दिखा रखा है इसमें। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिका की गोली में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं और विभिन्न ऊतक तथा अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। मानव की बात चल रही है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखा रखा है सारी।
पहला क्या है, युग्मनज का बनना और अंडा युग्मनज से भ्रूण का विकास। ए युग्मनज का बनेगा, ठीक है, यहाँ पे युग्मनज बना अंडाशय में, उसके बाद युग्मनज बना तो ये भ्रूण यहाँ पर रोपित हो गया, ठीक है। बी दिखा रखा कोशिकाओं का पिंड जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है, रोपण हो रहा है, विकसित होता हुआ भ्रूण ये दीवार से इस तरीके से लग जाता है जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ और याद रखने वाली थी। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे में। सतावर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, देखो जो पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में तो अंडाणु निकलते हैं पर बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं हैं, तो बहुत सूक्ष्म भी हो सकते हैं। और मुर्गी के अंडे जैसे बड़े बड़े भी हो सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है और एक कोशिकीय होता है। भ्रूण की पहचान वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। गर्भ किसे कहते हैं? भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर है? गर्भ उसे कहते हैं जिस जब सारे अंग दिखने लगते हैं बच्चे के, ठीक है। जब भ्रूण का गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, ठीक है। जरायु जरांडायुज पढ़ लिया हमने। चूजा बनने में लगभग 21 दिन लगते हैं, पता है आपको। अंडा अंडा टाइडपोल बनता है, लार्वा लार्वे से वयस्क बनता है। अब देखो इसमें इन्होंने मेंढक का दिखा रखा है। रेशम कीट का सुनो पहले। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, फिर लार्वा, इल्ली, फिर प्यूपा, फिर वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं के कन्या उदाहरण है। कुछ विशेष परिवर्तनों के कारण टैडपोल का वयस्क रूप में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। टैडपोल बनता है पहले। देखो क्या होता है मेंढक का जीवन चक्र सुनो। मेंढक था, ठीक है, बसंत आया, ठीक है, झील वील में गए, अंडे दे दिए, उसने उसमें से क्राउन छोड़ दिए, तो क्या बना? एक आरंभिक टैडपोल बना। उसके बाद में टैडपोल बन गया, ऐसी संरचना बन गई। उसके बाद पूरा रूपांतरण होकर ये मेंढक बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जाने क्या क्या चेंज हो गया। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के कारण टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो टैडपोल भी मेंढक का पुराना रूप है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। हाइड्रोमुकुलन मैंने पढ़ा ही दिया और द्विखंडन भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, ये सुन लेते हैं। बहुत बढ़िया स्टोरी है। डोली डोली की कहानी। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। पहली बात, ठीक है। किसी जंतु को सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजिन इंस्टीट्यूट में की थी। मतलब पहला क्लोन बन चुका है। क्लोन मतलब हमारी जैसी कॉपी। इसमें एक भेड़ को क्लोन किया गया जिसका नाम डोली रखा गया। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। पहला स्तनधारी क्लोन हुआ। फिन डोरसेट भेड़ और स्कॉटिश ब्लैकफेस ईप्स है। डोलिंग को क्लोनिंग करते समय जिस डोरसेट नामक मादा पेड़ की स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका उत्पन्न की गई, डोरसेट की स्तन ग्रंथियों से कोशिका उत्पन्न की गई, एकत्र की गई थी, उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईप से नई अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईप की केंद्रक विहीन कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईप में रोपित किया गया, ठीक है। ये अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्तन समान रूप से हुआ और अंततः डोली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डोली को जन्म दिया, परंतु डोली फिर डोरसेट भेड़ के समरूप थी। किसके समरूप थी? फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा गया था, अतः डोली से स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। डोली एक फिन डोरसेट भेड़ को स्वस्थ क्लोन थी जिसके प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संतति को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। डोली के बाद स्तनधारी को क्लोन करने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन करने वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। क्लोन होने वाले जंतुओं में इन्होंने करा क्या? इनमें अंतर क्या था? देखो इन्होंने 2 भेड़ लिए, एक ली फिन डोरसेट भेड़, एक ली स्कॉटलेस ब्लैकफेस ईव, ठीक है। इसका लिया अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु लिया इसका, है ना। और इसका क्या हुआ? इसके स्तन से, ठीक है, स्तन से एक कोशिका ली जिसका केंद्रक इसके अंडाणु का केंद्रक हटाया गया, उसमें डाल दिया गया। उसके बाद इसे इसमें स्थापित कर दिया, तो इसका जन्म हो गया डोली का। तो इसमें नई बात क्या थी? नई बात ये थी इसमें शुक्राणु का तो यूज करा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो वो होता है ना जीन्स जो होते हैं वो आपके केंद्रक में होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक तो इसका हटा दिया, तो सारे गुण जो थे वो इस भेड़ के थे। तो इसका ये क्लोन थी एग्जैक्ट, देखने में भी सेम लग रही है। उसके बाद स्वस्थ भी थी, इसने लैंगिक जनन वगैरह सब कुछ करा था। मानव, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क को जन्म की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, ठीक है। तितली भी अंडे देती है, छिपकली भी, मेंढक भी, मुर्गी भी,
ठीक है। तो भैया अगर ये आपको क्लासें पसंद आ रही हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। और आगे क्या करने वाले हैं हम अगली यूनिट करने वाले हैं ऑफ कोर्स। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली यूनिट 10 में, उसके बाद होगा आपका एक टेस्ट।